नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल्लाह, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, दानश्वर, मुसन्निफ़ और इकोनॉमिस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, दो बातें क्विकली। पहले तो ये कि इल्ज़ामात में ये जो GSP स्टेटस को घसीट के लाया जा रहा है, कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि खान साहब और जिन्होंने 5000 ईमेल्स भेजी हैं यूरोपियन यूनियन को कि ये ना जो है वो अवार्ड किया जाए। एंड सेकंडली दूसरी तरफ से वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो हमें पिछली ट्रांच मिली थी वो खान साहब की नोट के बाद मिली थी उन। तो ये क्या ये हम अपने कपड़े आलमी चौक में धो रहे हैं, ये इल्ज़ामात हैं, या इनमें कोई हकीकत है, या ऐसे इदारे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इन बातों से? डॉक्टर साहब जी, उन अदारों की तो अपनी एक तरीका है, मेथोडोलॉजी है जिससे वो जज करते हैं चीज़ों को। इस तरह की चीज़ों से वो कुछ मुतासिर नहीं होते, मगर हमारे यहाँ जो दाखिली सियासत है वो अब इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे के ऊपर हर वक्त मड स्लिंगिंग के अलावा कुछ भी नहीं रह गई है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि सियासतदानों को हल मिलकर बैठकर निकालने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे नहीं हैं जिसे कोई एक शख्स या एक अदारा या एक पार्टी हल कर सकती है, मगर वो इसके बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं। बजाय इसके कि सर जोड़कर बैठते और मसाइल का हल ढूंढते, वो एक दूसरे को बिहाइंड दी बार्स देखना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं और झगड़े में ही मसरूफ़ रहते हैं। और ज़ाहिर है इसका फ़ायदा फिर अनइलेक्टेड अगर लोगों को होता है, तो इसमें कुछ यानी मुजाहिद और क्या तवक्को रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कहा जा रहा है जो नए हमारी डिस्पेंसेशन है ये लॉन्ग एंड लार्ज हमें चाहिए मुआहिदा उनके साथ, इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे? बहुत ही तवीलुल मियाद होगा, ये पहली दफ़ा हमने ये सुना है, तो इसका मतलब क्या है आम आदमी के लिए? जी, पहले हमने जो लंबे प्रोग्राम किए, आपको याद होगा कि 12 बिलियन डॉलर तक हमने IMF से हासिल की है और उसकी मुद्दत 3 से लेकर 5 साल तक रही, मगर कोई प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ सवाए एक के, और उसमें भी बहुत से वेवर्स लिए गए। अब 24वां प्रोग्राम जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं एक्सटर्नल पर, उसके लिहाज से तो किसी सूरत भी इसको 10-12 बिलियन डॉलर से कम का नहीं होना चाहिए। अगरचे अभी तक फिगर नहीं बताई, मगर 8 बिलियन तक की रिक्वेस्ट तो जा चुकी है। मेरे ख्याल में ये गुलामी की एक और तवील दास्तान होगी, जिसमें पाकिस्तान जो है वो ना तो सही तरक्की कर सकेगा और लोगों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल तरीन होती जाएगी। अशराफिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हमारे प्राइवेट सेक्टर से आकर काम भी करते हैं उन्होंने कभी पब्लिक सर्विस का तो नाम ही सुना नहीं होता। पब्लिक सर्विस बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। आपका बेशुमार तजर्बा हो सकता है कि प्राइवेट सर्विस में हो, जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका हदफ होता है, जहाँ आपको नौकरी इसी बुनियाद पर मिलती है, जहाँ फिर आप लोगों के एक्सपेंस के ऊपर मराहत मांगते हैं, आप टैक्स रिडक्शंस मांगते हैं, आप फ़ायदे मांगते हैं, मगर पब्लिक सर्विस के तो तकाज़े ही और होते हैं। तो मईशत अब हमारी पब्लिक सर्विस का तो उसमें भूल जाए, बस अब ये है कि वो एजेंडा भी उन्हीं का होगा, पॉलिसीज़ भी बाहर से नाफिज की जाएंगी, और उसका एक ही मकसद होता है कि आपके अदारे जो कुछ बच भी गए हैं वो भी प्राइवेट हाथ में दे दिए जाए और लोगों की ज़िंदगी जीर्ण बनाई जाए, उनकी रोज़गार छीन लिया जाए, उनके ऊपर इन्फ्लेशन का बोझ ला दिया जाए। और ये मसनूई होती है। आप देखिए कि हमारी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा इसलिए भी है कि जो लूट मार का बाजार गर्म है, जिस तरह का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं चाहूँगा कि एक तो बैंक्स का प्रॉफिट 86% बढ़ा है, 572 अरब बताया जा रहा है। एक तो इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। और फिर एक बैंकर ही आए हैं और बताया जा रहा है कि बड़े कॉम्पिटेंट हैं टू डील विद IMF। मगर लास्ट में मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि क्या कर्ज़ों से कभी मुल्कों ने तरक्की की है, और क्या इनके चुंगल से निकलने का कोई तरीका भी है? मैं चाहता हूँ ताकि ये सारा वक्त आपसे या मुतमत्तो हूँ। जनाब डॉक्टर साहब। जी। प्रॉफिट तो सुपर डुपर उन्होंने बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही 22% के ऊपर कर्जा ले रही थी। एक हाथ से नोट छापते हैं, दूसरे हाथ से उनसे लेते हैं, और उनका जो स्प्रेड यानी कि जो डिफरेंस है दोनों के दरमियान, वो दुनिया में बुलंद तरीन था। फिर आपने देखा कि करेंसी की स्पेकुलेशन में बेशुमार हुआ, और जिस बैंक से वो तशरीफ लाए हैं उस बैंक को तो बहुत बड़ा इसके बारे में इल्ज़ाम दिया जाता है कि उन्होंने इस स्पेकुलेशन के अंदर बहुत पैसा कमाया। अब ये देखिए, हैरत की बात है कि जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जिस बैंक से वो तशरीफ़ लाए हैं, और अब उनको ही वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया है। तो ये है हमारे यहाँ जिसे हम कहते हैं कि कैप्चर सिर्फ वही नहीं है जो हमारे यहाँ हम कहते हैं जी वो एलीट्स का कैप्चर हो गया। यहाँ तो अब प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और फिर उनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी रियासत के ऊपर मुकम्मल कब्जा
فرما لیا ہے۔ تو اب جو آپ نے پوچھا اس کا جواب تو بڑا سادہ ہے کہ کوئی خواہش ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے ریونیوز ہیں، ٹیکس ریونیوز ہیں، ان کو بڑھائیں۔ مثال کے طور پر آپ سارے بیچ دیجئے نا، کیوں آپ نے ان کو یہ دیا ہوا، ان کو سیلریاں کیش میں دیں، جہاں مرضی جا کر رہیں۔ آپ کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ اتنا زیادہ آ سکتا ہے کہ ہم قرضوں سے مگر قرضوں سے وہ نکلنا چاہتے نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں غلام رکھا جائے، اور اب جو نئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک اس طرح کی کرونی کیپٹلزم کے اندر یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں محکوم بنا کے رکھتے ہیں نیو امپیریلزم کا، اور وہ پھر کبھی نیو لبرل اکنامکس کی بات کرتے ہیں۔ اگر اتنا ہی اچھے ہے مارکیٹ کی جو ہے فروغ، تو پھر آپ اپنے لیے کیوں مراد مانتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میں بات اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جی ایس پی سٹیٹس ہے پلس، یہ کیا ہم بھی کوئی روک ٹوک لگا سکتے ہیں؟ وہ جو یہاں پہ اتنی مہنگی گاڑیاں بیچتے ہیں، جو مرضی ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں، یا ہم روک سکتے ہیں، یا ہم انہیں ہمارے پاس جی ایس پی سٹیٹس دینے یا روکنے کا کوئی اختیار ہے ان کے لیے، ویسٹ کے لیے؟ نہیں، ہم تو ایک ایسی منڈی بن چکے ہیں جہاں وہ کھل کے لوٹ مار کر سکتے ہیں۔ انڈیا میں یہی جب کار مینوفیکچررز آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہاں کی نیڈ پوری کریں، آپ وہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کی پالیسیز تو خیر پرو پیپل اور پرو نیشنلسٹ ہیں، مگر ہماری تو جسے کہتے ہیں کمفرٹ اور بورژوازی ہے، تو باہر کے لوگوں کے لیے صرف کام کرتے ہیں، اور انہی کے جو ہے وہ یہاں پہ جسے عام طور پہ گماشتہ پہلے ایک ورڈ استعمال ہوتا تھا، انہی کے بہاف کے اوپر آتے ہیں، انہی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جی پی ایس تو چلے، ہمیں وہاں ٹیکسٹائل کا کوٹا ملا ہوا ہے یورپین یونین میں کہ ورنہ ہم وہاں کمپیٹ کر کے تو شاید اتنی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ مگر ہمارا وہی مسئلہ ہے کہ یہ امراض تو ساری لینا چاہتے ہیں مگر کمپیٹیٹو نہیں ہے۔ کمپیٹیٹو اس لیے بھی نہیں ہے کہ انرجی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا فائنل کوسچن ہے آپ سے، کیونکہ وقت جو ہے وہ میں چاہتا ہوں، یہ چھوٹے تاجروں کے 32 لاکھ یا کتنے ایک فگر آ رہی ہے، ان پر ٹیکس لگایا جائے گا، تو یہ کیا وہ پاس آن کریں گے، اپنی جیب سے دیں گے؟ اس کا مہنگائی پر کیا اثر پڑے گا عام آدمی پر؟ نہیں، تاجر تو کبھی بھی جیب سے ٹیکس نہیں دیتے ہیں، وہ تو جب چیزیں مہنگی نہیں ہوتی تب بھی کر دیتے ہیں۔ رمضان کا آغاز ہی نہیں ہوتا تو چیزیں جو بھی ٹیکس ان پہ لگائیں گے وہ آپ اور ہمیں ہی دینا پڑے گا، کیونکہ یہاں کے تاجر جو ہیں وہ کسی قسم کا انکم ٹیکس دینے پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں۔ جو بجلی سے ہم ان کے اوپر لے لیتے ہیں، جو موبائل ٹیلی فونوں سے، وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے، مگر ان کو یہ ٹیکس کریں گے بھی تو وہ بس آپ اور ہمیں دینا پڑے گا، اور چیزوں جس قیمت پہ آگے جا چکی ہیں، اللہ رحم کرے لوگوں کی حالت پہ، وہ تو اب کھانے پینے سے بھی بیچارے محروم ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں وقت۔ ایک سوال رہ گیا، کل یا پرسوں پوچھیں گے کہ یہ جو ہم نئی فیسلٹی لے رہے ہیں تو کیا، مگر ہم یہ دعا کرتے ہیں اور التماس کرتے ہیں کہ جو ٹیکس تاجروں سے لینا ہے وہ تاجروں سے لیں، عوام سے نہ لیں، اور جس طرح سرگرمی پنجاب میں دکھائی جا رہی ہے یہ کل پورے ملک میں دکھائی جائے اور اس ملک کو ریٹریو کیا جائے۔